नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। अनेक पीढ़ियों ने इसके लिए सपना देखा था। आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को इसका प्रगटीकरण। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून बनाया। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। अयोध्या में पूरा हुआ राम मंदिर का संकल्प। अब यूसीसी को लागू करने की है बारी। देश यूसीसी से चले, समान नागरिक संहिता से चले। मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। बस ऐसी ही बातों पर विपक्ष के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है। जब ट्रेलर ने ही लकीर इतनी लंबी खींच दी कि पार कर पाना मुश्किल, तो पूरी फिल्म के बाद क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के 20 साल वाली बात सच साबित हो जाएगी? विपक्ष की आशंका और अवसाद अपनी जगह, लेकिन मोदी 3.0 में एक और बड़ा फैसला जिस पर मुहर किसी भी वक्त लग सकती है, चर्चा उसकी है। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। मोदी 3.0 को लेकर कई तरह से विश्लेषण किए जाते रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस बार मोदी उतने बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है जितने पहले थे, क्योंकि बहुमत के आंकड़ों से दूर रही बीजेपी इस बार सहयोगियों के भरोसे है। लेकिन एक बात तय है कि मोदी अपने फैसलों को लेकर इस बार भी 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो क्या इस टर्म में मोदी देश में समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे? अभी तो इफ्तिदा है, आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मोदी के विपक्ष पर तंज से लेकर मोदी 3.0 के रंग तक जो दिख रहा है वो इशारा कर रहा है कि तीसरे टर्म में मोदी बाकी के बड़े फैसलों पर मुहर लगाकर ही मानेंगे। मोदी के बड़े और ऐतिहासिक एजेंडे की लिस्ट में जो 2 अहम एजेंडे बचे हैं, उसमें एक है कॉमन सिविल कोड और दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान में फिर से मिलाना। हालांकि कॉमन सिविल कोड न तो बीजेपी का कोई हिडन एजेंडा है, न ही पीएम मोदी का। मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक इस बात को भरे मंच से कहते रहे हैं, देश के भीतर एक संविधान और अनेक विधान नहीं चलेंगे, देश यूसीसी से ही चलेगा। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विपक्ष वितंडा तानता रहा है। सारा शोर इस फितूर के इर्द गिर्द घुमाया जाता रहा है कि यूसीसी के जरिए मोदी सरकार दरअसल मुसलमानों के पर्सनल लॉ को सीमित करना चाहती है। विपक्ष का ये वर्जन कट्टरपंथी मौलानाओं के उस मजहबी दर्शन पर टिका है जिसके असर में शाहबानो केस में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को पलट दिया था। एक वो दौर था, एक आज का दौर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का फैसला दिया। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग करने का हकदार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 हर किसी पर लागू होता है, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो। कि
किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन कट्टरपंथी जमातों की तरफ से नहीं हुआ, जैसा राजीव गांधी के दौर में हुआ था। एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शाहबानो प्रकरण के बाद बने बेहद विवादित कानून को बड़ा झटका दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण और कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में 1986 में कानून बनाकर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, इसके ऊपर कोई भी पर्सनल लॉ नहीं हो सकता है। अगर देखें तो इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम समाज के लिए राजीव गांधी सरकार का लाया कानून एक तरह बेअसर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भविष्य को सुरक्षा देने वाला फैसला साबित होगा। 1986 और 2024 का फर्क यही है। चाहे मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए कानून की बात हो या उनके अधिकारों और भविष्य की रक्षा की, पीएम मोदी ने फैसले लिए और डंके की चोट पर लिए। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहा तो ये भी जा रहा है कि एक तरह से यूसीसी की मूल भावना का ही रिफ्लेक्शन है। मोटे तौर पर अगर देखें तो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में आया सुप्रीम फैसला ये कहता है कि तलाक हुआ तो मुस्लिम पतियों को गुजारा भत्ता देना ही होगा। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता इद्दत के बाद भी देना होगा। शरीयत का हवाला देकर कोई भी बच नहीं सकता। पर्सनल लॉ की दलील भी अब काम नहीं आने वाली है। सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूसीसी की ओर बढ़ता कदम है? जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें ये अपनी शरीयत प्लस करके चलते कि हमारे में ये हमारे में वो, उसके ज़रिए हम लोगों की एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चलता है। अपने दूसरे ही कार्यकाल में 3 तलाक पर कानून बनाकर मोदी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात कर चुके हैं। अब तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना यकीनन मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत की बात है और इसका मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर स्वागत भी किया और मोदी सरकार को धन्यवाद भी दिया। का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों के बारे में वो सोच रहे हैं। ये एक मुसलमानों के दिल में ख्याल ही बेकार है कि वो कुछ सोचते नहीं है, ये हम लोगों में फर्कबाजी करते हैं। और हम लोग के भरण पोषण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ही फैसला लिया है कि हम लोग आगे चल के अपने बच्चों का अपना परवरिश कर सके, कुछ अपने लिए कर सके, और इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और सरकार का भी करते हैं। महिलाएं इससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अब किसी चीज़ को उनको डर नहीं है, हर चीज़ से मुआवजा मिल रहा है। तलाक देने पर भी आदमी भी डरेंगे 100 बार। मुस्लिम महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने एक से बढ़कर एक मील का पत्थर जैसी फैसले किए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए हैं जो मुस्लिम समाज को, मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज़्यादा लाभान्वित कर रहे हैं। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता भी यही बात कहती है कि देश के भीतर हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म या पंथ का हो, सबके लिए एक कानून होगा। लेकिन कट्टरपंथी मौलानाओं से लेकर वोट बैंक की राजनीति करने वाली कथित सेकुलर पार्टियों तक ने एक प्रोपेगेंडा यूसीसी के खिलाफ खूब फैलाया। मसलन झूठ ये बोला गया कि यूसीसी से धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, जबकि सच ये है कि धार्मिक रीति रिवाजों पर इसका कोई असर नहीं है। झूठ ये बोला गया कि यूसीसी इस्लाम के खिलाफ है, सच ये है कि ये सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। झूठ ये फैलाया गया कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छिन जाएंगे, सच ये है कि लड़के लड़की को संपत्ति में समान अधिकार देना होगा। झूठ ये भी फैलाया गया कि एक पक्षीय और पूर्वाग्रह से भरा कानून है यूसीसी, जबकि सच ये है कि यूसीसी में सबके समान अधिकार होंगे, कोई भेद नहीं होगा। वैसे भी तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहरा दी थी।
बीजेपी भले इस बार बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई हो, लेकिन एनडीए का आंकड़ा बहुमत से कहीं ज्यादा है। अब कोशिश एनडीए के बाकी सदस्यों को राजी कर देश में यूसीसी लागू करने की होगी। ऐसे संकेत पहले भी मिल चुके हैं। पिछली सरकार में भी बहुत महत्वपूर्ण कानून बने हैं। आप लोगों ने कमिट किया है कि यूसीसी को भी लेकर आएंगे, तो क्या आने वाले दिनों में हमें यूसीसी कानून बनते हुए भी दिखेगा आपके मंत्रालय? देश देख रहा है ना, हमारे तो मैनिफेस्टो में भी था। गोवा में आपको लागू होते हुए दिख रहा है, उत्तराखंड में भी लागू होते हुए दिख रहा है, देश देख रहा है। वो माना यह जा रहा था कि यूसीसी के मुद्दे पर नायडू और नीतीश को मनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मोदी संकल्पित है। ऐसे में अगर बीजेपी को समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून बनाना है तो नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की सहमति लेनी पड़ सकती है। हालांकि मोदी अपने सहयोगियों का भरोसा जीत चुके हैं। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी साफ कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू साथ है और यूसीसी के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर आम सहमति बननी चाहिए। सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। बड़े फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए अहम है संख्या बल। पीएम मोदी के पास एनडीए का वो संख्या बल है। रही बात प्रतिबद्धता की, तो बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल कई बड़े और विवादित मुद्दे जमीन पर उतर चुके हैं। इसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाना, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून, देश में नागरिकता संशोधन कानून। लेकिन जो बड़े फैसले अभी बाकी हैं, उसमें देश के भीतर समान नागरिक संहिता, वन नेशन वन इलेक्शन और पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। लेकिन बात सिर्फ यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता भर की नहीं है, बल्कि इससे भी आगे उस भारतीयता के गर्व की है जिसमें पर्सनल लॉ, संविधान और कानून से ऊपर नहीं हो सकता। वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को गुंजाइश इसी समानता में दिखती है। यही वजह है कि इस बार जब बीजेपी के सीटों का नंबर गिरा तो विपक्ष को यह एहसास हो गया कि अब दबाव बनाया जा सकता है, कम से कम बड़े फैसलों में अड़ंगा लगाया जा सकता है। इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? हालांकि पिछले दिनों लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में तमाम लोगों की भीड़ और शोर के बीच पीएम मोदी ने अपने इरादे और तेवर दोनों दिखाए और साफ कर दिया कि मोदी के प्राण और राष्ट्र धर्म दोनों पर 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। मोदी का प्रण और पथ दोनों ही कुछ विशेष मुद्दों पर एकदम स्पष्ट है और इन संकल्पों की सिद्धि को लेकर मोदी 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। इसमें सबसे अहम और नजदीकी लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल स्तर पर टॉप 3 में शामिल करना। दूसरा है बड़े और ऐतिहासिक फैसले जिसमें यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे हैं। इसके अलावा राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा, विकसित भारत और सांस्कृतिक नवजागरण के अपने लक्ष्य में भी मोदी 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसे ही लक्ष्यों तक हिंदुस्तान को न पहुंचने देने की कोशिश में एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। एक लड़ाई उसके साथ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा है और मैं कोट पढ़ता हूं, ऐसा लगता है इस महान देश की प्रगति पर
संदेह प्रकट करने, उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि देश की गरिमा और सम्मान को कमजोर करने को लेकर एक्टिव ऐसे इकोसिस्टम पर सरकार एक्शन लेने से नहीं चूकेगी। संकेत साफ है, जो तय लक्ष्य हैं या राष्ट्र के प्रति जो ठोस काम हैं, उसे लेकर मोदी प्रतिबद्ध हैं और वो पीछे हटने वाले नहीं। और मोदी का यही कमिटमेंट और कमेंट ग्लोबल स्तर पर भी है। मोदी नीति साफ है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। मोदी 3.0 के दौर में भी विदेश नीति उसी धार पर कसी है जिस पर वो मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में थी। ये नीति है कि भारत अपने हित और मित्र दोनों के प्रति सजग है और पूरी तरह संकल्पित भी। बीते 10 सालों में वैश्विक स्तर पर मोदी एक शानदार ग्लोबल लीडर के तौर पर काबिज हुए हैं। लिहाजा ऐसी तस्वीरों पर दुनिया की नजर रहती है और खास तौर से इन तस्वीरों पर अमेरिका और यूरोप की जान अटकती है। मोदी और पुतिन की मुलाकात से अमेरिका खींच गया। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग की आलोचना करते हुए ये तक कह दिया कि भारत को अमेरिका की दोस्ती को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अमेरिका को फौरन इसका जवाब भी दे दिया गया। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को फोन कर बाकायदा समझा दिया कि भारत के बिना अमेरिका का काम नहीं चलने वाला है। तो ना ही बाहर और ना ही भीतर मोदी 3.0 1 इंच अपने तय लक्ष्यों से टस से मस नहीं होने वाला है। यकीनन कम नंबर ने चुनौतियां बढ़ाई हैं, फिर भी देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। पीएम मोदी ने अपनी नीति, नीयत और नैरेटिव से ये साफ कर दिया है कि न तो भारत को हल्के में लेने की गलती की जाए और न ही मोदी 3.0 को। राष्ट्र की छवि का प्रभाव सीधे उसकी इकोनॉमी और ग्रोथ पर पड़ता है। आज आप देखिए, विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का कद बढ़ा है, विश्वसनीयता बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, क्योंकि विश्व में भारत की साख बढ़ी है। भारत भी वैश्विक प्रगति में कहीं ज्यादा योगदान दे पा रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की नई पहचान गढ़ने में बीते 10 साल बेहद अहम रहे हैं। विरोधों और आलोचनाओं की तेज बौछारों के बीच मोदी ने संतुलन बनाते हुए बिना डिगे बड़े फैसले लिए हैं और यही उनके व्यक्तित्व को वैश्विक स्तर पर कैरिस्मेटिक बनाते हैं। राजधर्म से लेकर संस्कार और कर्म तक पर मोदी की दृष्टि स्पष्ट है। ये दिखा भी जब पीएम मोदी अनंत अंबानी के शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने पीएम मोदी को रुद्राक्ष की माला आशीर्वाद में दी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों में थे। बीते 10 सालों में एक बात बहुत साफ हो चुकी है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बीते चुनाव में मोदी की गारंटी का नारा भी बीजेपी ने खूब दिया। तमाम बड़े फैसलों के बीच एक और अहम मुद्दा है जिसकी चर्चा की गई थी चुनावों के दौरान। वो था पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके का मुद्दा भी ऐतिहासिक मुद्दा है। तो क्या मोदी 3.0 में इस मुद्दे पर भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? बड़े फैसलों की फहरिस्त
अब बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बड़े और ऐतिहासिक मुद्दे बीते 10 सालों में मोदी ने पूरे कर लिए हैं। अब बात आगे की है और मोदी ने जता दिया है कि अगले 5 साल और भी बड़े ऐतिहासिक फैसलों वाले होंगे। मोदी इसे लेकर 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।